तो प्रश्न नंबर 11वां हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक है, कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या करती है, इसमें त्रिभुज ABC, एक ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज है आपका DEF। इन दोनों त्रिभुजों में AB बराबर DE मिला हुआ है, यानी AB भुजा DE के बराबर दी गई है और AB DE के समांतर भी दिया है। AB आपको DE के समांतर भी मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरह BC बराबर EF है, BC भुजा EF के बराबर मिली हुई है और BC समांतर EF है और BC भुजा EF के समांतर भी है। ठीक है, शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E, F से जोड़ा जाता है, यानी A को जोड़ दिया गया D से, B को जोड़ दिया गया E से और C को जोड़ दिया गया F से। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन गई। इस आकृति को वैसे क्लाइडोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, क्लाइडोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी मदद से हम डिज़ाइन बनाते हैं। अभी मैं आपको आकृति में दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्लाइडोस्कोप कुछ ऐसा होता है, आप देख पा रहे हैं ना। अब इसके अंदर क्या होता है, एक इस तरफ त्रिभुज बना होता है और एक इस तरफ त्रिभुज बना होता है। ठीक है, उनको ऐसे जोड़ा जाता है, इनके शीर्षों को ऐसे जुड़े होते हैं, तो एक त्रिभुजाकार नली सी बन जाती है। समझ रहे हैं, एक त्रिभुजाकार नली है जिसके अंदर 3 फेसेस हैं, 3 सरफेसेस हैं। देखो ये कुछ ऐसी आकृति है ना, एक तो इस तरफ सरफेस बना हुआ है, एक इस तरफ सरफेस और एक नीचे की तरफ। आकृति में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तो इस तरफ सरफेस है, एक दूसरी तरफ और एक नीचे की तरफ। ऐसे इसमें भी एक इस तरफ, दूसरी तरफ और एक नीचे की तरफ, तो 3 सरफेसेस बने हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आगे प्रश्न में क्या कहा गया है देखें। तो प्रश्न में कहा है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। ABED कौन सा है भाई, ABED मतलब इस सरफेस को, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस है ना, ये जो एक प्रकार से एक सरफेस बना हुआ है, इसको मुझे समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। ठीक है, अब कोई भी आकृति समांतर चतुर्भुज कब बनती है, जब या तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। कहने का मतलब अगर ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, है ना, ऊपर नीचे वाली भी और दाएं बाएं वाली भी। ठीक है, आमने सामने की सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तब आप उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। या फिर किसी भी चतुर्भुज की अगर कोई भी एक जोड़ी भुजा, जैसे इसके अंदर 2 जोड़ी भुजाएं बनती है, एक तो ऊपर नीचे वाली है ना, एक तो ये होगी और दूसरी होगी ये दाएं बाएं वाली। तो कोई भी एक जोड़ी भुजा अगर बराबर भी हो और समांतर भी हो तब आप उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर भी दे रखी है, तब भी आप इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। समझ रहे हो, हमें ऊपर नीचे से मतलब नहीं है कि बराबर है नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई भी एक जोड़ी भुजा या तो ऊपर नीचे वाली या फिर दाएं बाएं वाली, अगर वो बराबर भी है और समांतर भी है तब वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। अब ऐसे ही अगर मान लो समांतर नहीं मिलती है तब आपने देखना है कि ऊपर नीचे वाली और दाएं बाएं वाली दोनों की दोनों जोड़ियां जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। 2 कंडीशन है किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए, एक तो ये और एक ये, है ना। अगर मैं इस आकृति की बात करूं, इस आकृति में हमें एक जोड़ी भुजा बराबर भी मिली है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर भी मिली है और समांतर भी मिली है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ रही है आपके। समांतर चतुर्भुज कब कह सकते हो भाई, जब एक जोड़ी भुजा आपको बराबर और समांतर दोनों मिली हो तो आप उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। या फिर ऊपर नीचे वाली भुजा और दाएं बाएं वाली भुजा ये चारों की चारों बराबर मिली हो तब समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। ठीक है ना, देखो इसमें आपको बराबर बराबर मिली थी, समांतर नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा यार, ऊपर नीचे वाली भुजा का मुझे पता नहीं था, लेकिन दाएं बाएं वाली भुजा जो है वो बराबर भी थी प्लस समांतर भी थी, तब भी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या कह दूंगा कि सर AB भुजा ED के समांतर भी है और बराबर भी है, इसलिए ABED ये जो सरफेस है ये एक समांतर चतुर्भुज है।
बात समझ में आ गई। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप खुद ब खुद लिखिए, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ फर्स्ट पार्ट, मुझे पता है कि ए बी भुजा बराबर है डी ई के, ये मुझे दिया गया है, व ए बी मुझे समांतर भी दिया गया है डी ई के, है ना, लिख देंगे ये दिया गया है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो आप उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो आप सिंपल लिख दीजिए, तो ए बी ई डी, ए बी ई डी ये हमारा बन गया एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी एक जोड़ी भुजा बराबर भी है और समांतर भी है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका हमने रीज़न लिख दिया, ये इसका रीज़न ही है। बस समझ में आ गई ना। अब ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में आपको चतुर्भुज बी ई एफ सी को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ये जो आप नीचे वाली देख रहे हो ना आकृति, इसको नीचे वाले सरफेस को आपने समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, हाँ। तो ये नीचे वाला सरफेस, इसको कैसे दिखाओगे भाई, सोचो शाबाश। अभी मैंने बताया, बिल्कुल अभी उसी तरीके से इसको दिखाना है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा बराबर भी है और समांतर भी है, तो मैं इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकता हूँ। लिखोगे कैसे? आप कहोगे कि सर BC जो है ना वो बराबर दिया है EF के, BC EF के बराबर भी दिया है, व BC समांतर भी है EF के, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो BEFC, ये जो नीचे वाला सरफेस है ये एक समांतर चतुर्भुज है। BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने कर लिया दूसरा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे AD को CF के समांतर दर्शाना है और AD को CF के बराबर भी दर्शाना है। AD कहाँ है भाई? ये वाली भुजा, इसको CF के समांतर और बराबर दर्शाना है। अब कैसे दर्शाएंगे वो समझिए। मुझे पता है कि AD जो है वो बराबर भी होगी BE के और समांतर भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। पहले पार्ट में, जो पहला पार्ट था उसमें मैंने ABED को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था ना, यानी ABED हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया था। समांतर चतुर्भुज हो गया था तो कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगे। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ AD जो है वो BE के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। अब दूसरे पर्सन में जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने नीचे वाले सरफेस को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाया था। तो मैं कह सकता हूँ जो BE है वो CF के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यार कि AD BE के बराबर था, BE CF के बराबर था, सॉरी CF था, है ना, AB BE के बराबर था और BE CF के बराबर था। तो ऑब्वियसली AD और CF ये दोनों भी बराबर होंगे और ऐसे ही समांतर होंगे। लिख के दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं कहूँगा कि जो AD है वो बराबर भी होगा BE के व AD समांतर भी होगा BE के। समझ रहे हैं? इस चतुर्भुज में ADEB, इस चतुर्भुज में AD भुजा BE के बराबर भी होगी व समांतर भी होगी। कारण क्या बताओगे? कि भैया समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इनको मैंने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है ना, इसलिए रीजन लिख देंगे हम। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मैं सम्मुख भुजाओं तक लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ऐसे ही BE CF के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। लिख दो बस, BE बराबर होगा CF के व BE समांतर भी होगा CF के। रीज़न क्या लिखोगे भाई? वही समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या देख रहा हूँ कि यार AD BE के बराबर थी और BE CF के बराबर थी। समझ रहे हो? AD तो BE के बराबर थी पर BE CF के बराबर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD और CF भी बराबर होंगे। तो अब क्या देना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मैंने क्या देखा कि भैया AD जो है वो CF के बराबर भी होगा व AD BE के समांतर है, BE CF के समांतर है, तो ऑब्वियस सी बात है AD और CF समांतर भी होंगे। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, रिकैप करा दूँ थोड़ा सा। देखो AD BE के बराबर भी होगा, समांतर भी होगा, BE CF के बराबर भी होगा, समांतर भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है AD और CF जो हैं ये बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे। बस समझ में आ गई। अब अगले देखो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, फोर्थ पार्ट में बोला कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दर्शाओ। ACFD कौन सा है भाई? ACFD, समझ रहे हो? इस त्रिभुजाकार आकृति का ये वाला भाग, समझ में आया ना? ये वाला भाग। तो मुझे इस भाग को मैं थोड़ा कलर करके दिखाऊँ आपको। तो इस भाग को भाई, इस भाग को मुझे एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। तो मुझे पता है कि भैया जो AD है और जो CF है ना, इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं और ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो, जैसे ये बराबर भी है और समांतर भी है, तो आप इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो बस इसको लिख देना बस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं। तो हमारा पार्ट है फोर्थ। मैंने क्या कहा कि भैया AD बराबर भी है CF के व AD समांतर भी है CF के, है ना। रीजन क्या लिखोगे जी? मैंने अभी सिद्ध किया, थर्ड पार्ट में अभी तो सिद्ध किया था ये, है ना। तो अभी मैंने सिद्ध किया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि AD, इसको नाम ACFD का है, कोई बात नहीं, ACFD ये एक समांतर चतुर्भुज है, लिख दो। तो ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ गई आपके? किसी भी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ी भुजा बराबर भी है और समांतर भी है तो आप उसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैंने इसमें कहा कि भैया ये भुजा इसके बराबर भी थी और समांतर भी थी, इसलिए ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। फिफ्थ पार्ट, AC को DF के बराबर दर्शाना है। AC कौन सा है भाई? ये वाला। DF है हमारे पास ये वाला। तो ये दोनों तो बराबर पाएंगे। क्यों बराबर पाएंगे भाई? क्योंकि मैंने अभी इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, है ना। इस पिंक चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं ऊपर नीचे वाली भी और दाएं बाएं वाली भी बराबर हो जाती है। यानी जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके दाएं बाएं वाली भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं हो जाएंगी क्या? हो जाएंगी। तो आप सिंपल लिख दो भैया AC जो है वो DF के बराबर होगा। रीजन लिख देना बस। क्या होगा रीजन भाई? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, ये भी बहुत आसान है। हमें त्रिभुज ABC को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज DEF के। ABC यानी ये वाली त्रिभुज, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। मतलब ये वाली त्रिभुज जो है ना, इसको मुझे सर्वांगसम सिद्ध करना है इस त्रिभुज के। कैसे करोगे सोच के बताइए।
कैसे करोगे? देखो, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आप अगर आप ए बी ई डी को देखो, इस समांतर चतुर्भुज था ना, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, नीचे वाली भुजा नीचे वाली के बराबर है, और उस तरफ वाली भुजा राइट हैंड साइड वाली भुजा राइट हैंड के बराबर है। तो साइड 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 से मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर सकता हूँ। तो पहले आप खुद लिखिए और उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ। छोटा पार्ट भाई, मैं क्या कहूँगा कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि सर ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर होगी डी ई के। रीजन आप लिख देना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ठीक है। अब ऐसे ही बी सी बराबर होगी ई एफ के, रीजन सही यही आएगा, सेम टू सेम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और ए सी बराबर होगी डी एफ के, रीजन यही, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो साइड 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 से, साइड 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 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम आ गई त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, और यही मुझे चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत ही आसान था। अभी आपने प्रश्न को देखा है ना, तो आपको लग सकता है यार थोड़ा सा प्रश्न अलग टाइप का था, लेकिन बहुत आसान था। आप खुद ब खुद इसको वापस से ट्राई कीजिए। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो और उसके बाद ही प्रश्न नंबर 12वां देखिएगा। ठीक, तो देखो प्रश्न नंबर 12वां फिर, तो प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं, और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा रफली समझाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ठीक, देखो क्या कह रखा है, कह रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी आपको एक समलंब दिया है भाई, ए बी सी डी, ये आपको एक समलंब दे रखा है, और कहा है कि ए बी समांतर है डी सी के। ए बी हमें समांतर मिला है डी सी के, और ए डी और बी सी बराबर है भाई, ए डी बराबर है बी सी के। हमें दर्शाना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। हमें एंगल ए को एंगल बी के बराबर दर्शाना है। इसका एक काम करता हूँ, नाम बदल देता हूँ, इसका एक दे दिया, इसका दो, तो एंगल एक को एंगल दो के बराबर दर्शाना है आपने। ठीक है, तो अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो पहले थोड़ा रफली समझिए। सबसे पहले हम थोड़ी सी रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से एक रेखा खींचेंगे सी ई, रेखा कुछ ऐसी खींचेंगे ताकि ये समांतर हो सके ए डी के, है ना, और ए बी भुजा को ई पॉइंट तक बढ़ा देंगे। अब आप कह सकते हैं सर ऐसा किया क्यों? देखो, अब तक हमने सिर्फ समांतर चतुर्भुज के नियमों को पढ़ा है। इस चैप्टर की बात कर लें या इससे पिछले चैप्टर की बात कर लें, हमने समलंब के बारे में बहुत कम पढ़ा है। समलंब के बारे में सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कि समलंब में जो है ना, सिर्फ एक जोड़ी भुजा जो है वो समांतर होती है, और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। हमने मैक्सिमम किसके बारे में पढ़ा? समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो मुझे सिर्फ उसके ही नियम आते हैं, उसके ही नियमों को मैंने पढ़ा है, और उसके ही नियम से मैं एंगल एक को एंगल दो के बराबर सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी नियम तो आते ही नहीं ना मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस समलंब को, समलंब ए बी सी डी को कैसे ना कैसे करके एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाऊंगा? मैंने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दी सी ई, जो कि ए डी के समांतर थी, तो ये रेखा इसके समांतर हो गई, है ना, और ए बी आपको सी डी के समांतर मिली हुई है। तो अगर ए बी सी डी के समांतर है तो ऑब्वियस सी बात है यार, ए ई बी सी डी के समांतर होगी। मैंने को बताया था कि अगर भुजाएं समांतर है ना, तो उसको आप जितना छोटा कर लो कितना बड़ा कर लो, रहेंगे वो समांतर ही। ठीक है, तो इसका मतलब यार इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो जब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती है ना, तब भी वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो दो नियम आपको पहले बताए थे समांतर चतुर्भुज के, एक ये तीसरा नियम भी है। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी ना, ऊपर नीचे की भी दाएं बाएं की, तब भी वो समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये हमारा बन गया समांतर चतुर्भुज। अब मैं यहाँ पे कुछ एक नियम लगा सकता हूँ जो मैंने पढ़ रखे हैं। अब नियम कैसे लगाओगे भाई? देखो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि ए डी भुजा बराबर होगी ई सी के। ए डी बराबर किसके होगी? ई सी के।
क्यों? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भाई और बराबर होंगी, है ना। और लेकिन एडी तो यार मुझे बीसी के बराबर मिली थी। एडी मुझे किसके बराबर मिली थी? बीसी के। तो इसको लिख दूँ, एडी बराबर मिली थी बीसी के, ये तो मुझे दिया था। तो इसका मतलब हो गया कि यार एडी ईसी के भी बराबर है, एडी बीसी के भी बराबर है, यानी ईसी और बीसी बराबर है। ईसी और बीसी क्या है? बराबर। ठीक है, साथ साथ समझते जाइएगा। ये तो मैं रफली समझा रहा हूँ, जब मैं फेरी कराऊंगा तो बहुत आराम से कराऊंगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन पहले एक बार देख लो कि कैसे हमें चलना है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो ईसी और बीसी आपके बराबर हो गए। ईसी बराबर हो गया बीसी के। तो जिस त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यानी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण, यानी एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे दो, ये दोनों कोण भी बराबर पाएंगे। लिख दो, एंगल 3 बराबर पाएगा एंगल 4 के। रीज़न, समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब मुझे क्या चाहिए था यार? मुझे तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 चाहिए था ना। अब इसको कैसे लाओगे? देखो, मुझे पता है कि एंगल 2 + 3, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। और मुझे ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 4, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। रीज़न बता सकते हो? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं। समझ रहे हो? एडी और ईसी तो समांतर रेखाएं होंगी और ये एक तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है हमेशा। यानी एंगल 1 और एंगल 4, इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 180। समझो, इसको अगर मैं थोड़ा टेढ़ा बनाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये कुछ इस तरीके की है, तो इस तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ हमेशा क्या होता है? 180 होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा एंगल 1 और 4 का जोड़ 180 होगा। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? बराबर। लिख दें, तो एंगल 2 + एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 1 + एंगल 4 के। लेकिन मैंने क्या देखा था कि यार एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? बराबर है। तो मैं इसको लिख दूँ, एंगल 2 + एंगल 4 बराबर एंगल 1 + एंगल 4। क्यों भाई? एंगल 3 को आप एंगल 4 लिख सकते हो ना। सॉरी, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर लिख सकते हो, है ना। एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख दिया मैंने बस। ठीक है, तो एंगल 4 से एंगल 4 कट गया, क्या बच गया? एंगल 2 बराबर एंगल 1। और यही मुझे सिद्ध करना था। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लेंथ ही है, लेकिन वापस से समझना आसान है। अब थोड़ा सा आराम से समझते हैं। मैंने सबसे पहले AECD को समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज बनाने की वजह से क्या हुआ? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो AD बराबर होगी EC के। पर मुझे तो AD बराबर BC मिला था, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर मैंने कहा कि यार एंगल 2 + एंगल 3 का जोड़ 180 होगा और एंगल 1 और 4 का जोड़ भी 180 होगा। उन दोनों को बराबर रखा, एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकता था तो कट गया, एंगल 2 बराबर एंगल 1 आ गया, जो कि मुझे चाहिए था। तो एक बार पहले खुद ब खुद लिख के देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसके बाद देखिए कैसे सोल्व किया जा रहा है। तो अब मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ लिख दूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा दिया है, प्रश्न को प्रॉपरली करना पड़ेगा ना, रचना करनी है ना इसके अंदर। तो मुझे दिया है कि ABCD एक समलंब है भाई। पहले आप खुद ब खुद लिखिएगा, समलंब है और जिसमें AB समांतर DC है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। और AD बराबर BC है। ये हमको मिला हुआ है। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। मुझे सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। पहला पार्ट तो सिद्ध करना है, एंगल A बराबर होगा एंगल B के। ठीक है, इस तरीके से मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ एक बार। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे रचना। भाई मैंने क्या रचना की है? तो मैंने क्या किया, मैंने CE को समांतर खींचा AD के, है ना, और AB भुजा को आगे तक बढ़ाया। वैसे संकेत में लिखा हुआ है, लेकिन संकेत एग्जाम में नहीं आता। ये तो आपके NCERT बुक ने दे दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा भाई संकेत। ठीक है, तो इसको लिख दो सिंपल कि भैया AB को बढ़ाया और क्या किया, CE को समांतर खींचा AD के, तथा CE समांतर AD खींचा। अब मैं करता हूँ यहाँ से सिद्ध। तो जो जो स्टेप आपको बताए थे वो लिखते जाओ बस। मैंने क्या कहा
कि भैया ए डी सी ई के समांतर है, ए डी समांतर है सी ई के, व ए बी अगर सी डी के समांतर है तो ए ई भी सी ई डी के समांतर होगा। मैंने आपको कारण बता दिया था, तो सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ए ई समांतर सी डी है तो ए ई सी डी ये हमारा बन गया भैया एक समांतर चतुर्भुज। ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या बताया था कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो लिख देता हूँ, तो ए डी बराबर होगा सी ई के। रीजन लिख देना, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, पूरा लिखिएगा आप। लेकिन मुझे पता है यार ए डी तो किसके बराबर है, बी सी के, है ना। ए डी बराबर है बी सी के। रीज़न क्या लिखोगे यार, ये तो मुझे दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी ई और बी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे आपको बताया था ना वैसे लिखते जाओ सिंपल, ठीक है। तो अगर त्रिभुजों में भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कौन बराबर होंगे, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। लिख दो। रीजन क्या लिखोगे, समान भुजाओं के सामने वाले कोण, सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल 2 + 3 180 डिग्री होगा, और लगा दो। एंगल 2 + 3 क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। रीजन रैखिक युग्म, ऐसे ही मैंने आपको कहा कि एंगल 1 और एंगल 4 का जोड़ भी 180 होगा। रीजन बता सकते हो, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, एंगल 1 + एंगल 4 भी क्या होगा, 180 होगा। रीजन क्या आएगा, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, हाँ। तो समीकरण 1 व 2 से मैंने क्या देखा भाई, मैंने देखा कि भैया ये दोनों 180 डिग्री बराबर है, ये भी 180 डिग्री बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लिख दूँ, एंगल 2 + एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 + एंगल 4 के, ठीक है। लेकिन मैंने भी क्या देखा कि एंगल 3 और एंगल 4 तो बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। तो एंगल 2 + एंगल 4 लिख दूँ, बराबर एंगल 1 + एंगल 4 का एंगल 4 लिख दिया। एंगल 4 से एंगल 4 कट गया, बराबर क्या आ गया, एंगल 2 बराबर एंगल 1 आ गया। इसका कारण लिख देना भाई, क्योंकि एंगल 3 बराबर था एंगल 4 के, इसलिए मैंने एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिखा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपने पहले किया हो या फिर मेरे से थोड़ा सा मतलब समझने से पहले कुछ अपने अपने दिमाग में लगाया हो, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। और अगर आपने सिर्फ देखा है ना, तभी तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसे अजीब सा लगेगा, ठीक है। एक बार वापस से ट्राई करके देखिएगा, आसान है ये, ठीक। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, अब सारे सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है आसान है। क्या रखा कि एंगल सी को एंगल डी के बराबर सिद्ध करो। एंगल सी यानी ये वाला कोण, 5 नाम दे दूँ, एंगल डी यानी ये, एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर सिद्ध करना है। तो पहले इसको रफली समझ लें। मुझे पता है कि एंगल 1 और एंगल 6 का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा बता सकते हो? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं और जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। और मुझे ये भी पता है कि एंगल 2 और एंगल 5 का जोड़ भी 180 होगा। क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं। देखो ये दोनों रेखाएं तो समांतर है ना, ये तिर्यक रेखा है तो इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होगा। इसका मतलब ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो लिख दो, तो एंगल 1 + एंगल 6 बराबर होगा एंगल 2 + एंगल 5 के, ठीक है। लेकिन मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो एंगल 1 और एंगल 2 कट गया, बराबर थे ना, तो ये कट ही जाएंगे, इस तरफ आगे कट गया। हमारा क्या बच गया, एंगल 6 बराबर एंगल 5, और यही मुझे सिद्ध करना था। रिकैप करता हूँ, एंगल 1 और एंगल 6 का जोड़ 180, एंगल 2 और एंगल 5 का जोड़ 180, दोनों को बराबर रखा, कट गया जो काटना था, बचा, हमारा आंसर बच गया। बस कर लेंगे।
तो इसको अब हम करते हैं फेयर पे। पहले आप खुद ब खुद लिखिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, आप उसके नीचे लिखिएगा। मैंने क्या कहा कि एंगल 1 और एंगल 6 का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो सेकंड पार्ट में हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री। रीज़न आप लिख देना तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण। अब ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 5 का जोड़ भी 180 होगा। रीज़न सेम रहेगा, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस 6 180 डिग्री के बराबर है और एंगल 2 प्लस 5 ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने अभी क्या सिद्ध किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, यानी एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दूँ। अभी सिद्ध तो किया था पहले पार्ट में। तो एंगल 1 की जगह लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 5। इसको मैंने बदल के लिख दिया। रीज़न लिख देना क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 अभी हमने सिद्ध किया था। तो एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, हम क्या लिख सकते हैं एंगल 6 बराबर एंगल 5। तो मैंने एंगल 6 को एंगल 5 के बराबर सिद्ध कर दिया। कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है त्रिभुज ABC को त्रिभुज BAD के सर्वांग सम सिद्ध करना है। ABC कौन सा भाई, ABC त्रिभुज का है ना, त्रिभुज बनानी पड़ेगी फिर अपने को, ऐसे करके बना लेना। इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज BAD। बी कलर चेंज कर दूं एक बार, BAD इस त्रिभुज के, समझ रहे हो, इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले खुद देखो भाई क्या क्या बराबर है, क्या क्या हमने बराबर सिद्ध किया है, तो उस तरीके से नियम लगा के सोचो भी कैसे इसको बराबर सिद्ध कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा तो कॉमन है ना, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सिद्ध किया कि एंगल 1 यानी ये वाला कोण त्रिभुज BAD में, इसका BAD नाम है ना, त्रिभुज BAD में एंगल 1 जो था वो बराबर है इस कोण के एंगल 2 के। समझ रहे हैं, रेड वाली त्रिभुज का कोण बराबर है ब्लू वाली त्रिभुज के, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हमारी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगी, और यही मुझे सिद्ध करना है। तो पहले आप खुद लिखिए, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। आप लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में जो उनसे त्रिभुज आपने सर्वांग सम करने हैं ना, जो नाम यहाँ दे रखा वही नाम ले लिया। तो ये नाम ले लिया हमने। तो हमने क्या देखा भाई कि AD भुजा BC के बराबर दे रखी है, ये तो हमें पहले ही दिया था, ये रहा। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमने सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया। ठीक, और AB भुजा दोनों में कॉमन है, तो AB बराबर AB हो गया। रीजन क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, भाई दोनों ही त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज BAD के, और यही मुझे सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई। तीसरा हो गया। चौथा तो अपने आप निकल जाएगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो इसका मतलब AC बराबर BD होगा कि नहीं होगा, होगा, ये मुझे सिद्ध करना है। बाय CPCT लिख देना, तो अब सिंपल लिख देना। ये तो तुम्हारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट डाल लो और सिंपल लिख दो यार कि AC जो है वो BD के बराबर होगा। AC पहला लास्ट अक्षर, पहला लास्ट अक्षर है ना, ऐसे अक्षर चेक कर लेना। रीजन लिख देना CPCT। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। आसान क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते तो आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, मेन बात ये थी कि आपको ये सीखना था कि समलंब को समांतर चतुर्भुज बना करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं?
तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। 12 के 12 क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा।